हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम सीरीज। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, अग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होती है, जो लीगल टर्म्स होते हैं, बेसिकली जो बेसिक पार्ट था उसको कंप्लीट किया था। आगे मैंने आपको बताया था कि जितने भी हम लोगों ने सेक्शन 10 में एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, उसी से रिलेटेड टॉपिक्स आगे दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स था फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर मेकिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया सेशन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस में सबसे पहले हम लोग ऑफर को कवर अप करेंगे। इस चैप्टर को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग ऑफर की बात करेंगे। तो देखो, पहले ऑफर होता क्या है, आप ऑफर बोल लो या प्रपोजल बोल लो। जब हम अपनी किसी विलिंगनेस को या हम अपनी किसी फाइनल विलिंगनेस को किसी दूसरे पर्सन के सामने इस इंटेंशन के साथ में रखते हैं ताकि हमें उसकी कंसेंट मिल जाए, यानी कि ऑफरर का मेन पर्पस क्या होता है? ऑफरर का मेन पर्पस होता है ऑफरी की कंसेंट को लेना। यहां पर मैंने दो नए वर्ड्स यूज किए हैं, अगर जो लोग पहली बार देख रहे होंगे, ऑफरर एंड ऑफरी। ऑफरर का मतलब क्या हुआ? जो ऑफर देता है। ऑफरी का मतलब क्या हुआ? जिसको ऑफर मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया, जब कोई भी पर्सन अपनी फाइनल विलिंगनेस को इस इंटेंशन के साथ में ऑफरी के पास में रखता है ताकि उसको उसकी कंसेंट मिल जाए, यानी ये इंटेंशन किस बात की है? इंटेंशन है सामने वाले की कंसेंट लेने की। ठीक है, तो इसी को ही बोला जाता है ऑफर। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी के सामने एक प्रपोजल रखा। अब देखो प्रपोजल कैसा था कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पूछा कि भाई क्या आप मेरी कार 5 लाख रुपए में परचेज करोगे? क्या आप मेरी कार 5 लाख रुपए में परचेज करोगे? तो ए अपनी विलिंगनेस यानी कि अपनी इच्छा को बता रहे हैं, किसको? बी को। और जो अपनी विलिंगनेस को बता रहे हैं, अपनी इच्छा को बता रहे हैं, उसमें इनकी इंटेंशन क्या है? इनकी इंटेंशन ये है कि मिस्टर बी हां बोल दें और मिस्टर बी मिस्टर ए से कार 5 लाख रुपए में खरीद ले। तो यहां पर सारी चीजें पूरी पूरी हो रही ना, कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी फाइनल विलिंगनेस को इस इंटेंशन के साथ में बता रहा है ताकि उसको उसकी कंसेंट मिल जाए। तो इसको बोला जाता है बेटा ऑफर। लेकिन अब यहां पर देखो, मेन ये चीज क्या है? मेन चीज है इंटेंशन की, यानी इंटेंशन किस चीज की होनी चाहिए? सामने वाले की कंसेंट लेने की। अगर केवल और केवल कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस को बता रहा है तो उसको ऑफर नहीं बोला जाएगा। जैसे अब अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि यार मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी कार 5 लाख रुपए में बेच दूं। यहां पर इन्होंने एक बार भी इनसे यह नहीं पूछा कि क्या आप खरीदोगे। इन्होंने अपनी बस केवल एक सोच बताई, अपनी एक विलिंगनेस बताई कि क्या मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी कार 5 लाख रुपए में बेच दूं। तो अगर हम केवल और केवल अपनी इंटेंशन बता रहे हैं या केवल और केवल हम अपनी सोच बता रहे हैं, हमें सामने वाले से कंसेंट लेने की कोई भी इंटेंशन नहीं है, हम बस केवल और केवल अपनी एक सोच बता रहे हैं, तो बेटा उसको ऑफर नहीं बोला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑफर के लिए क्या जरूरी है? एक तो विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक। दूसरा इंटेंशन किस चीज की होनी चाहिए? सामने वाले की कंसेंट को लेने की। तो उसको बोला जाता है ऑफर। तो एक बार इसको थ्योरी पे देखते हैं। देखिए, द ऑफर और प्रपोजल इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ऑब्वियसली मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, इन दो चीजों का होना जरूरी है। और एग्रीमेंट के लिए क्या जरूरी है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो ऑफर बेटा क्या हो गया? ऑफर बोल दो या प्रपोजल बोल दो, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बनने का ये प्राइमरी स्टेप होता है। देखते हैं, द पार्टीज थ्रू negotiation and bargaining may strike a deal resulting into acceptance of a offer thereby creating a contract। obviously पहला स्टेप क्या होगा? ऑफर होगा। जब हमारी इंटेंशन पूरी हो जाएगी, जब सामने वाली पार्टी हमको कंसेंट दे देगी, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एग्रीमेंट में। और अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। डन है? अब देखो सेक्शन 2 क्लॉज ए,
ये बताता है आपका प्रपोजल और ऑफर की डेफिनेशन। देखते हैं एक बार। इट इज अ मीडियम थ्रू विच अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। और देखो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नॉट टू डू। नॉट टू डू। अब पहले इस वाली लाइन को समझते हैं। जब कोई भी पर्सन अपनी किसी विलिंगनेस को सामने वाले को बता रहा है, और विलिंगनेस किसी काम को करने की, टू डू का मतलब क्या हो गया? किसी काम को करना, और टू एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब होता है रोकना या किसी काम को ना करना। तो ऑफर दोनों चीजों का होता है, किसी काम को करने का भी हो सकता है और किसी काम को ना करने का भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मिस्टर ए ने बोला अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तो यहां पर किसी काम को ना करने के लिए ऑफर दिया जा रहा है ना। तो ऑफर दोनों तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, निगेटिव सेंस में भी हो सकता है। अगर किसी काम को करने के लिए दिया गया है तो उसको बोला जाएगा पॉजिटिव, और अगर किसी काम को ना करने का ऑफर दिया गया है तो उसको बोला जाएगा निगेटिव। तो यही मतलब है यहां पर टू डू और नॉट टू डू। एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। यहां पर मैंने इंटेंशन वर्ड यूज किया, तो यहां पर वो क्या बोल रहा है? यहां पर वो किस चीज के लिए व्यू कर रहा है? टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। एसेंट का मतलब मैंने क्या बताया था? कंसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस। तो यहां पर सेम वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बताई। जब कोई भी पर्सन अपनी विलिंगनेस किसी काम को करने या किसी काम को ना करने की, दोनों की हो सकती है, इस व्यू के साथ में रखता है, इस इंटेंशन के साथ में रखता है ताकि उसको उसकी कंसेंट मिल जाए उस काम को करने की, उस एक्ट को करने की या उस एक्ट को ना करने की, उसको बोला जाता है ऑफर। देखिए, thus for a valid offer the party making it must express his willingness to do or not to do। not to do का मतलब abstinence something। क्लियर है सबको? तो ये है आपकी ऑफर की डेफिनेशन। आप नॉट टू डू भी लिख सकते हो, एब्सटिनेंस भी लिख सकते हो, लेकिन अगर एब्सटिनेंस लिखोगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में इन सब चीज़ों का फर्क रखता है। तो इस वजह से स्पेलिंग के साथ में एब्सटिनेंस वर्ड को यूज़ करना। एब्सटिनेंस का मतलब क्या हो गया? नॉट टू डू। देखिए आगे देखते हैं, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। वेयर ए टेल्स बी दैट ही डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2014। अब देखो यहां पर वो केवल और केवल अपनी एक विलिंगनेस को बता रहा है कि वो ये कह रहा है कि वो सोच रहा है कि 2014 के एंड तक वो मैरिज कर ले। तो केवल अपनी सोच बता रहा है ना, सामने वाले से कंसेंट लेने की इंटेंशन तो है नहीं, तो फिर इसका मतलब ये ऑफर नहीं होना चाहिए। इसमें देखते हैं, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर of marriage by A to B. Therefore, to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent। तो सामने वाले की acceptance यानी कि सामने वाले की consent लेने की intention होना जरूरी होता है बेटा, ठीक है। आगे देखो, thus if in the above example A further adds विल यू मैरी मी। अब देखो यहां पर सामने वाले की कंसेंट लेने की इंटेंशन है ना, यहां पर वो अपनी विलिंगनेस भी बता रहा है और सामने वाले से कंसेंट लेने की इंटेंशन भी है, इसको बोला जाएगा ऑफर। इट विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। दस डूइंग इज अ पॉजिटिव एक्ट, नॉट डूइंग और एब्स्टिनेंस इज अ नेगेटिव एक्ट। सेम वही चीज है जो मैंने बताया। नॉनदलेस बोथ दीज एक्ट्स हैव द सेम इफेक्ट इन द आईज ऑफ लॉ। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ऑफर या कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेंस में बन सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अगर किसी काम को करने के लिए किया जा रहा है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, किसी काम को ना करने के लिए किया जा रहा है तो फिर वो निगेटिव एक्ट कहलाएगा। द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज कॉल्ड द ऑफरर। तो जो ऑफर देता है उसको बोलते हैं ऑफरर या प्रॉमिसर, और जिस पर्सन को दिया जाता है उसको बोला जाता है ऑफरी या प्रॉमिसी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ रूल्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग ऑफर। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कुछ रूल्स थे, उसी तरीके से ऑफर के रिगार्डिंग भी कुछ रूल्स यहां पर दिए हुए। तो देखो सबसे पहले तो ऑफर इस तरीके का होना चाहिए जिसमें लीगल रिलेशंस क्रिएट हो रहे हैं। अगर लीगल रिलेशंस क्रिएट नहीं हो रहे हैं तो फिर वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फिर हम उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते इंडियन
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, या हम उसको कोर्ट में जाकर के इन्फोर्स नहीं करा सकते। देखो ए इनवाइटेड बी टू अ डिनर एंड बी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। अब देखो यहां पर इन्विटेशन दिया जा रहा है डिनर के लिए, तो ये क्या हो गया, ये सोशल इन्विटेशन हो गया। सोशल इन्विटेशन है तो फिर ये कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एंड ए विल नॉट बी लायबल इफ ही फेल्स टू प्रोवाइड डिनर टू बी। दूसरा क्या बोल रहा है, द ऑफर मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड नॉट वेग। तो बेटा ऑफर हमेशा सर्टेन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, कोई भी बेकार चीज का नहीं होना चाहिए। ऑफर हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद में या जिसको सुनने के बाद में आदमी को सारी की सारी चीजें साफ सुथरे तरीके से समझ में आ जाए। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, सर्टेन होना चाहिए, तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज डिफाइन होनी चाहिए, किसी भी चीज का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट जो पिछला वाला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने उसमें भी आपको बताया कि मैंने किसी से बोला कि भाई आप मेरे लिए खूबसूरत सा घर बना दो। आप खूबसूरत सा घर बना दो, खूबसूरत की कोई डेफिनेशन थोड़ी ना होती है। हो सकता है कोई चीज आपकी नजर में बहुत खूबसूरत हो, मेरी नजर में खराब हो, कोई चीज मेरी नजर में बहुत अच्छी हो, आपकी नजर में खराब हो। तो हर एक चीज स्पेसिफाइड होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, और किसी भी बेकार चीज का, कोई भी ऐसी चीज का, किसी फालतू चीज का ऑफर नहीं होना चाहिए। देखो ए ऑफर टू टेक अ हाउस ऑन लीज फॉर 3 years at £285 per annum if the house was पुट इनटू थ्रू रिपेयर एंड ड्राइंग रूम हैंडसमली। अब हैंडसमली लिखा हुआ है, अगर आप ड्राइंग रूम को बहुत हैंडसम तरीके से डेकोरेट करते हो, अगर बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करते हो, तो फिर मैं आपका घर रेंट पे ले लूंगा। तो बेटा ये कोई भी ऑफर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हैंडसमली का मतलब क्या है, कोई चीज हो सकता है मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से बनाई, हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो देखो डेकोरेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट स्टाइल हेल्ड द ऑफर वॉज टू वेक टू रिजल्ट इन टू अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। तो बेटा इसको पूरी तरीके से वेक माना गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ए ऑफर टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में ही बताया था, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। द ऑफर इज अनसर्टेन एज देयर इज नथिंग टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल इज इंटेंडेड टू बी सोल्ड। तो किस तरीके के ऑयल को बेचने की बात करी जा रही है, इस चीज को तो डिस्क्लोज किया नहीं जा रहा, इस वजह से ये वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आगे के रूल्स देखते हैं। नेक्स्ट है द ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड को भी हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हर चीज एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। इम्प्लाइड का मतलब बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब जहां पर हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई ऑफर जनरेट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है इन्विटेशन टू ऑफर। द ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब पहले इन्विटेशन टू ऑफर को समझते हैं। इन्विटेशन टू ऑफर होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। देखो इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहां पर एक तरीके का इन्विटेशन है। किस चीज के लिए इन्विटेशन है? ऑफर के लिए इन्विटेशन है। यानी कि एक पर्सन सामने वाले को ऑफर नहीं दे रहा है, एक पर्सन सामने वाले को ऑफर नहीं दे रहा है, बल्कि वो उसको इन्विटेशन दे रहा है, उसको इनवाइट कर रहा है। किस चीज के लिए इनवाइट कर रहा है? कि आप आ करके हमको ऑफर दो। यानी कि मैं आपको ऑफर नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक इनविटेशन दे रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आकर के हमको ऑफर दीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे बात करेंगे। अगर जैसे मान लो कि एक मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई ऑफर दिया, तो अभी हम लोग पढ़ करके आए ना, ऑफर हमेशा सर्टेन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी कि एक बार अगर आपने ऑफर दे दिया और सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, तो फिर आप क्या हो गए? आप बाउंड हो गए। अब बाई चांस अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, जैसे सपोज करो कि मैंने आपको ऑफर किया कि क्या आप मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे। आपने बोल दिया ठीक है सर खरीद लेंगे, तो अब तो मैं बाउंड हो गया ना।
अब तो मुझे आपको कार 5 लाख रुपए में बेचनी ही बेचनी पड़ेगी। अब जब मैंने आपको ऑफर दिया था, उसके बाद में मुझे पता चला कि यार मेरी कार की मार्केट वैल्यू तो कम से कम 8 लाख रुपए की है, और मैंने सामने वाले को 5 लाख में ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब मैं तो फंस गया, मुझे तो 5 लाख रुपए में आपको कार देनी ही देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब तो एग्रीमेंट हो चुका है, अब तो प्रॉमिस हो चुका है। अब तो मैं अपनी बात से अगर पीछे हटा तो सामने वाले के पास में राइट है कि वो स्यू कर सकता है। तो अब यहां पर सीधे सीधे मेरा 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि मुझे अपनी कार की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता थी। अब इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर मैंने आपको यही ऑफर ना दिया होता, मैंने बस आपको इनवाइट किया होता, किस चीज के लिए इनवाइट किया होता? मैंने आपको इनवाइट किया होता कि भाई मैं अपनी कार को बेचना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारे पास में कोई अच्छा ऑफर हो तो बताओ। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ऑफर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि भाई मैं अपनी कार को बेचना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा ऑफर हो तो बताओ। यानी कि अगर तुम मैं ऑफर देना चाहो तो दे सकते हो। अब अगर तुम्हारा ऑफर मुझे पसंद आया तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो इनविटेशन देता है बेटा, जो इनविटेशन देता है यानी कि जो इनवाइट करता है, एक्सेप्ट करने का चांस या एक्सेप्ट करने की अपॉर्चुनिटी वो अपने पास में रखता है। क्योंकि देखो, जिसको एक्सेप्ट करना होता है ना बेटा, उसी के हाथ में सारा गेम है, उसी के हाथ में सारी पावर है। क्योंकि जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया वैसे ही ये सामने वाला बाउंड हो गया। तो मैं बाउंड नहीं होना चाहता, मैं फंसना नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूं कि यार मेरे पास में एक अच्छा सा ऑफर आ जाए, और फिर मैं सोचता हूं कि मुझे क्या करना है, कि मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। यानी कि एक्सेप्ट करने की अपॉर्चुनिटी को मैं अपने पास में रखना चाहता हूं, मैं सामने वाले को नहीं देना चाहता। तो उस सिचुएशन में क्या होता है? उस सिचुएशन में हमारे पास में बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम सामने वाले को ऑफर ना दे करके उल्टा हम उसको इन्वाइट करें कि आप आओ और आप आ करके हमको ऑफर दो, ताकि फिर हम देखेंगे कि अगर मेरे लिए वो ऑफर ठीक लगा या उसमें मुझे बेनिफिट हो रहा है तो फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा, वरना मैं रिजेक्ट कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आप होटल में जाते हो, होटल में मान लीजिए कि एक मेन्यू कार्ड है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है पालक पनीर। अब आपने वेटर को बुलाया, वेटर से बोला कि 1 प्लेट पालक पनीर ले आओ। वेटर ने बोला कि सर पालक पनीर तो खत्म हो गया है, कुछ और देख लीजिए। तो क्या आप होटल के ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर केस कर सकते हो कि भाई तुमने मेन्यू कार्ड में लिखा है क्यों नहीं है, मुझे तो पालक पनीर ही खाना है, तुम्हारे यहीं पर ही खाना है? नहीं, मेन्यू कार्ड एक इनविटेशन टू ऑफर है बेटा, कि जहां पर होटल ने आपको इनवाइट किया है कि आप उसको ऑफर दो। अब आपने ऑफर दिया कि मेरे को पालक पनीर खाना है, होटल में नहीं है, होटल ने रिजेक्ट कर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते, होटल वाले के पास में पूरा राइट है। उसी तरीके से जैसे शोरूम है, आप मान लीजिए मार्केट जा रहे हो कहीं घूमने के लिए, एक शोरूम है टी शर्ट का, वहाँ पर एक टी शर्ट लगी हुई है, बहुत खूबसूरत टी शर्ट है, आपको पहली नज़र में पसंद आ गई, आप गए शोरूम में, आपने शोरूम में बोला कि ये टी शर्ट पैक कर दो, ये मुझे खरीदनी है। शोरूम वाले ने मना कर दिया, शोरूम वाले ने बोला कि भाई ये टी शर्ट केवल दिखाने के लिए है, ये बेचने के लिए नहीं है, मैं इसको नहीं बेचूंगा। तो क्या आप उसको ज़बरदस्ती खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि जो शोरूम में टी शर्ट्स वगैरह लगी हुई हैं, जो डिस्प्ले में चीज़ें लगी हुई हैं, वो सारी की सारी इन्विटेशन टू ऑफर के लिए। उसी तरीके से जब आप सेल्फ सर्विस स्टोर जाते हो, ये बात ध्यान रखना, सेल्फ सर्विस स्टोर यानी कि जो ग्रोसरी मॉल वगैरह होते हैं, स्मार्ट बाज़ार होते हैं, वहाँ पर आप जाते हो, वहाँ पर एक पता चला कोई रैक है, कोई शेल्फ है, उसमें कोई एक चॉकलेट रखी हुई है, आपने चॉकलेट उठाई, अपनी बकेट में रखी और आप बिलिंग काउंटर में आ गए। बिलिंग काउंटर में आने के बाद में मैनेजर ने आपको बेचने से मना कर दिया, क्या आप ज़बरदस्ती कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये भी एक इनविटेशन टू ऑफर है। तो इनविटेशन टू ऑफर में बेटा जो इनवाइट करता है, एक्सेप्ट करने की पावर भी उसी के पास में होती है, एक्सेप्ट करने का राइट भी उसी के पास में होता है। वो चाहे तो एक्सेप्ट करे और चाहे तो रिजेक्ट कर दे, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। तो इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या हुआ? जहां पर एक पर्सन ये चाहता है कि यार सामने वाली पार्टी आए, वो मेरे साथ में निगोशिएट करे, मेरे को ऑफर दे, अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो एक बार थ्योरी पे देखते हैं। देखिए, तो यहां पर सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, द ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। यानी बेटा ऑफर अलग होता है और इन्विटेशन टू ऑफर अलग होता है। देखते हैं, इन्विटेशन टू ऑफर और इन्विटेशन टू ट्रीट मीन्स सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट
द नेगोशिएशंस कैन स्टार्ट एंड द अदर पर्सन कैन बी मूव टू मेक एन ऑफर। तो बस हम सामने वाले को एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि सामने वाला आए और आ करके मेरे को कोई ऑफर दे। देखो, it is an indication that the inviter is willing to enter into negotiation but is not yet prepared to be bound। तो यहां पर बेटा वो नेगोशिएशन करने की इंटेंशन रखता है, वो बाउंड होने की इंटेंशन नहीं रखता है, क्योंकि जो बाउंड होने की इंटेंशन रखेगा ना वो इन्विटेशन नहीं देगा, वो क्या देगा, वो हमेशा ऑफर देगा। A response to invitation to treat does not lead to an agreement. In fact, it generates an offer। तो अगर मैंने किसी को इनवाइट किया और सामने वाले ने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये कभी भी एग्रीमेंट नहीं बनेगा, ये क्या होगा, ये एक ऑफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, उसने अब मेरे को ऑफर दे दिया। अब मैं चाहूंगा तो एक्सेप्ट करूंगा, चाहूंगा तो नहीं करूंगा। देखो, preliminary negotiation or expression of interest will be regarded as invitation to treat rather than as offers. Thus, a salesperson issuing a catalog or price list informs the customers about the available products and their prices, makes an invitation to offer। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन कोई भी प्राइस लिस्ट, कोई भी कैटलॉग या इस तरह की कोई भी चीज़ दिखा रहा है कि भाई जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसका प्राइस लिस्ट ये है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर वो एक इन्विटेशन दे रहा है। एनी पर्सन डिजायरिंग टू बाय एनी ऑफ दोज प्रोडक्ट्स विल बी मेकिंग एन ऑफर। तो जो भी पर्सन उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अप्रोच करेगा तो इसका मतलब वो उसको ऑफर दे रहा है, विच मे और मे नॉट एक्सेप्टेड। और जिसको ऑफर दे रहा है अब उसकी मर्जी के ऊपर है, वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो आई होप इनविटेशन टू ऑफर आपको समझ में आया होगा। देखिए आगे अब यहां पर देखिए एक केस लॉ दिया हुआ है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड का। देखते हैं, देखिए, गुड्स वर डिस्प्लेड इन द शॉप फॉर सेल with price tag attached on each article and self service system was there। अब बेटा ये वर्ड याद रखना, सेल्फ सर्विस सिस्टम, शोरूम, होटल, कैटलॉग, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी की सारी इनविटेशन टू ऑफर होती है। अगर ये वर्ड क्वेश्चन में है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये इनविटेशन टू ऑफर है। तो सेल्फ सर्विस सिस्टम दिया हुआ है तो इसका मतलब ये इनविटेशन टू ऑफर है। वन कस्टमर सेलेक्टेड द गुड्स। अब एक कस्टमर ने क्या किया, गुड्स को सेलेक्ट किया सेल्फ सर्विस स्टोर से, बट द शॉप ओनर रिफ्यूज टू सेल। लेकिन शॉप ओनर ने उसको बेचने से मना कर दिया। इट वॉज हेल्ड दैट द डिस्प्ले ऑफ गुड्स वॉज ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब कोर्ट ने वहां पर क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि भाई जो सेल्फ सर्विस स्टोर होते हैं, जो मिनी मॉल होते हैं, जो स्मार्ट बाजार होते हैं, उसमें जो भी गुड्स डिस्प्ले में रखे हुए हैं वो ऑफर नहीं है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। सिलेक्शन ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर अमाउंटेड टू एन ऑफर। तो जो कस्टमर गुड्स को सेलेक्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट करके मेरे को ऑफर दे रहा है। वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है, वो ऑफर होते हैं। द शॉप ओनर हैड द डिस्क्रेशन वेदर टू एक्सेप्ट सच ऑफर और नॉट। ऑब्वियसली अगर कोई भी आदमी सामने से आकर के मेरे को ऑफर दे रहा है तो अब ये मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया एक्सेप्टर के पास में सबसे बड़ी पावर होती है, क्योंकि जैसे ही एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया वैसे ही सामने वाली पार्टी बाउंड हो गई, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब उसके पास में निगोशिएशन के कोई भी चांसेस नहीं है। और यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इन्वाइटर कभी भी बाउंड नहीं होना चाहता, वो खुद से सामने वाले को बाउंड करवाना चाहता है लेकिन खुद बाउंड नहीं होना चाहता। वेदर टू सेल सच गुड्स और नॉट। Refusal by shop owner amounted to rejection of the offer and therefore no contract concluded between the parties। तो जब शॉप ओनर ने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया, उसको देने से मना कर दिया, तो इसका मतलब उसने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। Therefore the customer had no right to sue the shop owner। तो यहां पर बेटा कस्टमर के पास में बिल्कुल राइट नहीं है कि वो शॉप ओनर के ऊपर सूट फाइल कर सकता है। आगे देखते हैं। अब देखो एक केस लॉ दिया हुआ है हैरिस वर्सेस निकर्सन का, ये भी देखते हैं एक बार। एन ऑक्शनियर एडवर्टाइज्ड इन अ न्यूज़पेपर दैट अ सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर विल बी हेल्ड
ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो न्यूज़पेपर में एक ऑक्शनर ने एक ऐड निकाला जिसमें उसने बोला कि उसका जो ऑफिस फर्नीचर है उसकी ऑक्शन करेगा, ऑक्शनर है तो वो उसकी ऑक्शन करके एक पर्टिकुलर डे में उसको सेल आउट करेगा। एक मिस्टर एक्स थे, अब उनको फर्नीचर खरीदना था तो काफ़ी दूर से उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए, लेकिन वो बहुत दूर से आए थे, लेकिन जब वो आए तो उनको पता चला कि यार ऑक्शन तो कैंसिल हो गई है। तो वहां पर देखिए इट वॉज हेल्ड दैट द एडवर्टीजमेंट इंडिकेटेड ऑक्शनर्स इंटेंशन। तो बेटा जहां पर न्यूज़पेपर में ऐड निकाला था तो वो न्यूज़पेपर में जो ऐड निकाला है ना, तो उससे क्या पता चल रहा है कि ऑक्शनर की जो इंटेंशन है वो इनविटेशन देने की थी, ना कि कोई ऑफर जनरेट करने की। तो ऑक्शनर्स इंटेंशन टू होल्ड एन ऑक्शन बट वॉज नॉट एन ऑफर बाय द ऑक्शनर। तो वो ऑफर नहीं था, वो इनविटेशन टू ऑफर था। तो ये भी याद रखिएगा कि जो न्यूज़पेपर में जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं ना वो भी इनविटेशन ही होते हैं, ठीक है। सिंस देयर वॉज नो ऑफर no acceptance could be given and so Mr. X coming to auction did not result in a contract। तो यहां पर मिस्टर एक्स चूंकि बहुत दूर से आए, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई ऑक्शनर ने ऑफर दिया, मैं दूर से आया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब यहां पर उनको फर्नीचर बेचना पड़ेगा। उन्होंने अगर ऑक्शन को कैंसिल किया है तो मेरा जो भी नुकसान हुआ उसको कॉम्पनसेट करें। तो यहां पर कोर्ट ने बोला कि जो ऑक्शनर ने एडवर्टीजमेंट दिया था वो इनविटेशन टू ऑफर था, ना कि ऑफर। और आप यहां पर आए तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपने ऑक्शनर को एक ऑफर दिया है। Therefore, Mr. X could not be claim any compensation for breach। तो यहां पर मिस्टर एक्स को कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से दोनों केस लॉ आपको समझ में आए होंगे। एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन में, तो शो हिज रेडीनेस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो पर्सन, जो भी पर्सन ऑफर देता है तो वो इसका मतलब तैयार है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, उसको ऑफर बोलते हैं। लेकिन जो पर्सन इनवाइट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एक्साइटेड नहीं है, वो सामने वाले से ऑफर लेने के लिए एक्साइटेड है। तो पर्सन इनवाइट्स ऑफर टू मेक एन ऑफर टू हिम। अब अगर कोई भी पर्सन ऑफर देता है तो उसका पर्पस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। इसका पर्पस क्या होता है, ऑफर में एंटर करना। ऑफर का रिजल्ट क्या होगा, अगर सारी चीजें पॉजिटिव रही तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इनविटेशन टू ऑफर का रिजल्ट क्या होगा, इनविटेशन टू ऑफर का रिजल्ट ऑफर होगा। एग्जाम्पल सारे वही दिए हुए हैं जो मैंने आपको बताया। जो मेन्यू कार्ड ऑफ रेस्टोरेंट होता है वो भी इनविटेशन होता है। जो प्राइस टैग लगे होते हैं गुड्स में, अगर किसी भी शोरूम हो या कोई भी सुपरमार्केट हो तो उसको भी इनविटेशन माना जाता है। ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई भी जॉब, कोई भी टेंडर एडवर्टीजमेंट जिसमें एप्लीकेशंस मंगाई जा रही हैं लोगों से कि भाई आप जॉब के लिए अप्लाई करो, तो उसको भी इनविटेशन टू ऑफर माना गया है। डन है सबको? तो मेरे ख्याल से इनविटेशन टू ऑफर सबको क्लियर होगा। तो चलो आज के लिए हम लोगों ने इनविटेशन टू ऑफर पढ़ा और ऑफर के रिगार्डिंग कुछ रूल्स पढ़े, तो इतना आपको समझ में आया होगा। इनविटेशन टू ऑफर से रिलेटेड अगर मॉड्यूल में कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है बेटा तो आज उसको बैठ करके सॉल्व करो, ठीक है। तो कल हम लोग आगे के टाइप ऑफ ऑफर और ऑफर के रिगार्डिंग रूल्स को कवर अप करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।